Section number 70. Right away, what does it say? The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence, ठीक है? And if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period, and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts. Now, understand this. Section 70 जो है वो 3 सिनारियोज के बारे में बात कर रहा है. फोकस करके करोगे तो काम होगा. 3 सिनारियोज हैं. सिनारियो नंबर 1 इज अगर कोई एक व्यक्ति है जिस पे फाइन लगाया गया है और वो फाइन देने से मना कर रहा है या फाइन नहीं दे रहा है. ठीक. अब डिफॉल्ट सेंटेंस को एक साइड रखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार इससे फाइन तो निकलवाना पड़ेगा क्योंकि पार्टी को प्रॉपर्ली कॉम्पेंसेट करना इज अ मस्ट. भाई हम इस व्यक्ति को 1 साल के लिए जेल भेज देंगे, एक्स्ट्रा डिफॉल्ट सेंटेंस ये काट के वापस आ जाएगा. जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पाएगा. इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस व्यक्ति से फाइन वसूल करें ताकि कॉम्पेंसेशन के फॉर्मेट में उसको विक्टिम को दिया जा सके. ठीक. नाउ इस केस में होता क्या है कि आपको सेक्शन नंबर 70 का पार्ट 1 बताता है कि भाई किसी भी व्यक्ति से अगर फाइन वसूलना है तो जिस डेट को मान लो 1 जनवरी 2023 को फाइन लगाया गया या सेंटेंस पास किया गया. ठीक. सेंटेंस पास किया गया तो ऐसी स्थिति में उस डेट से लेकर के अगले 6 सालों तक, ठीक है, अगले 6 इयर्स तक यानी 1/1/29 तक, ठीक, कभी भी उस फाइन को वसूलने के लिए, उस कॉम्पेंसेशन अमाउंट को वसूल करने के लिए उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है. ठीक. The property of that person can be seized 6 years from the date of the passing of the sentence. Remember this point. So इसका ध्यान रखना. ठीक. अब भले से मान लो कि व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई हो, 3 साल की सजा हुई हो, 5 साल की सजा हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोर्ट के पास कितनी पावर है? कोर्ट के पास पावर है कि 6 साल तक कोर्ट कभी भी कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट है वो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कुर्क करके, अटैच करवा के, उसकी विक्रय करवा के, सेल करवा के उससे अमाउंट वसूल कर सकता है, फाइन का अमाउंट वसूल कर सकता है. दैट इज सिनेरियो नंबर 1. सिनेरियो नंबर 2 क्या है? अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को जो सजा दी गई वो 6 साल से ज्यादा की है, मान लीजिए 7 साल का कारावास, 10 साल का कारावास, डेट यही रखो 1 जनवरी 2023. अब इससे 7 साल जोड़ो तो 2030 होता है, 10 साल जोड़ो तो 2033 होता है. तो ऐसी स्थिति में कितना भी हो, मतलब कितना भी हो, 10 साल 12 साल, मतलब 6 साल से ज्यादा कितना भी हो, तो जितना वो टर्म है उतनी कोर्ट के पास पावर है कि उतने ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति की, ऑफेंडर की, कन्विक्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी को उतने ड्यूरेशन में सीज करके उस प्रॉपर्टी को बिकवा करके जितने भी विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पेंसेट किया जा सकता है. ये आपके सेक्शन नंबर 70 का पार्ट 2 है. तो पार्ट 1 क्या बोल रहा है? कितनी अगर रैंडम अगर कोई भी पनिशमेंट है तो 6 साल तक प्रॉपर्टी सीज करके उससे कॉम्पेंसेशन वसूल कर सकते हैं, फाइन वसूल कर सकते हैं. अगर 6 साल से ज्यादा का मामला है तो जितना बड़ा मामला है, 7 साल का सेंटेंस है, 8 साल का सेंटेंस है, 10 साल का सेंटेंस, उतने टाइम में प्रॉपर्टी से सीजर करके, सेल करके कॉम्पेंसेशन फाइन अमाउंट वसूल कर सकते हैं. तीसरा पॉइंट, मान लो कि अगर इस दौरान कोई व्यक्ति मर गया, जो भी ऑफेंडर था उसकी डेथ हो गई, तो तीसरा पॉइंट ये आपसे बोलता है कि क्या अगर उस व्यक्ति की इसी दौरान डेथ हो गई है तो क्या जो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके उससे फाइन वसूलना था, क्या वो प्रॉपर्टी बच जाएगी? विल दैट प्रॉपर्टी बी सेव्ड इफ दैट पर्सन डाइज? दैट इज द क्वेश्चन. यू टेल मी. वेरी गुड. गुरलीन, कृति, शाबाश. अनुभूति, वेरी गुड. भूमिका, एसएनएल, करेक्ट है. दिव्या, वेरी गुड. हर्षित, रक्षा, ज्योति, हिमांशु, निशा, अनिरुद्ध, काजल, नुपुर, रिति, अदिति, भव्या, करेक्ट है. शिवानी, साधना, अनुपम, मिष्टी, कविता, अनिरुद्ध, दीप्तो, अंकिता, करेक्ट. ठीक. फाइन कभी नहीं बनता. दैट्स द पॉइंट. भारती, वनश्री, करेक्ट है. पूजा, समीक्षा, सुनैना, संतोष, करेक्ट. हनी, स्नेहा, एब्सोल्युटली करेक्ट. द आंसर इज नो. ठीक. जो ये क्रिमिनल लायबिलिटी है, फाइन की क्रिमिनल लायबिलिटी कैन शिफ्ट. देखो, हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में हम लोग कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी नेवर शिफ्ट्स. इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो कभी भी शिफ्ट नहीं करती. अच्छा, मान लो कि आपने लोन लिया, आपने लोन लेके घर बना दिया, आपने लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपके मृत्यु के बाद, आपके नहीं, किसी भी एक थर्ड पर्सन की मृत्यु के बाद क्या उसका बेटा लायबल होगा या नहीं होगा? विल सिविल लायबिलिटी शिफ्ट? विल सिविल लायबिलिटी शिफ्ट? यस. सिविल लायबिलिटी हमेशा शिफ्ट करती है. सिविल लायबिलिटी ऑलवेज शिफ्ट्स. बट अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया, अगर किसी व्यक्ति ने कोई किडनैपिंग की, तो क्या उसकी सजा उसके घर वालों को मिलेगी? क्या वो जस्टिफाइड होगा? विल दैट बी एज पर लॉ? एब्सोल्युटली नॉट. सो क्रिमिनल लायबिलिटी नेवर शिफ्ट्स. नो, इट नेवर शिफ्ट्स. बट क्रिमिनल लायबिलिटी का जो एक एंगल होता है, दैट इज प्रॉपर्टी. ठीक. वो प्रॉपर्टी पे जरूर क्लेम बन जाएगा क्योंकि फिर वो प्रॉपर्टी अंडर डेट मानी जाएगी अगर उस प्रॉपर्टी से एक फाइन अमाउंट वसूल करना है तो. इसीलिए सेक्शन 70 में आपको डेट्स वर्ड यूज किया गया है. ठीक. डेट वर्ड क्यों यूज किया गया है? डेट वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि फिर इसका ट्रीटमेंट सिविल जैसा ही चलेगा. सिविल में जो भी व्यक्ति केस हारता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल मामले जो होते हैं उसमें जो भी व्यक्ति हारता है उसको बोला जाता है जेडी. जेडी बोले तो जगह डाकू, ऑब्वियसली नॉट. जजमेंट डेटर,
जजमेंट डेटर मतलब इस जजमेंट की वजह से अब इस व्यक्ति पे हारने के कारण किसी प्रकार की डेट बन गई है, किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, इसलिए जजमेंट डेटर बोला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति फाइन नहीं पे करता और उसकी संपत्ति उसके लिए लायबल हो और ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो भी ये माना जाएगा कि भैया वो जजमेंट डेटर जैसा ही है और उसकी प्रॉपर्टी को अभी भी सीज करके उसमें से फाइन अमाउंट वसूल किया जा सकता है। हिमांशु बोल रहा है सर सेकंड वाला एक बार समझा दीजिए। सेकंड वाला पॉइंट यही बोल रहा है हिमांशु, मान लो कि आपको जेल हो गई, 10 साल की जेल हो गई, ठीक, अभी 6 साल से तो ज्यादा का टाइम पीरियड है, कोर्ट के पास तो 6 साल की पावर होती है, तो क्योंकि आपकी सजा 10 साल की है, कोर्ट के पास आज से लेकर के अगले 10 सालों तक जब तक आप जेल में हो तब तक का टाइम पीरियड कोर्ट के पास होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को बेच के उससे फाइन वसूल कर सकता है। अब ये जो नंबर है, जो सेकंड पार्ट है, आप मुझे ये बताओ, इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 70 फिक्स्ड और वेरिएबल? व्हाट इज इट? ये फिक्स्ड है, स्थिर है, एक ही रहेगा, या वेरिएबल है, चेंज हो सकता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, ऑफेंसेस के हिसाब से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से, क्या ये चेंज हो सकता है? बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि सेक्शन 70 का जो सेकंड पार्ट है दैट टॉक्स अबाउट द वेरिएबल टाइम पीरियड, रिमेंबर दैट। ठीक, एग्जैक्टली, सेकंड वाले में पनिशमेंट का टाइम चलेगा, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कोर्ट के पास कितना पावर होगा प्रॉपर्टी को सीज करके सेल ऑफ करने का। दैट इज इट। ये है आप लोगों का सेक्शन नंबर 70। इस पे एक छोटी सी नोट मेकिंग कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ताकि आप बाद में जब सेक्शन 70 पढ़े तो आपको समस्या ना, जस्ट राइट इट। थोड़ा सा आज अपने को पेस रखना पड़ेगा क्योंकि काफी एरिया अपना जो है थोड़ा सा अपना पेस अपने को बढ़ाना है, वरना एरिया कवर नहीं होगा। ठीक, लिख लीजिए सेक्शन 70 सेज दैट, एक मिनट रोहित प्रथा, एक मिनट प्लीज लिख लीजिए, करेक्ट संतोष लिख लें। सेक्शन 70 सेज दैट state shall levy fine, state shall levy fine within 6 years, within 6 years from the date of sentence, from the date of sentence. So stop. What is contemplated is that, what is contemplated is that, what is contemplated is that the state shall commence recovery proceedings, the state shall commence the recovery proceedings within 6 years, within 6 years. Full stop. Commence मतलब शुरू हो जाना चाहिए, ठीक, full stop. But the complete process shall not necessarily be completed within 6 years. But the complete process shall not necessarily be completed within 6 years. शुरू कर दो आप, हो सकता है उसको कंप्लीट करने में 6.5 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, उससे समस्या नहीं। But the process shall not be, but the complete process shall not be completed within 6 years. आप शुरू कर दो 6 साल के अंदर, ठीक है? प्लीज पूजा की कोई हेल्प कर दे, पूजा मनीष की, आगे लिख लें। Imprisonment and default of fine, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, छोटा सा है, 2 लाइन है बस। Imprisonment and default of fine does not liberate the offender, does not liberate the offender from his liability to pay, from his liability to pay the full amount of fine imposed, the full amount of fine imposed on him, the full amount of fine imposed on him, comma, especially in severe punishments, especially in cases of severe punishments, especially in cases of severe punishments. The offender, just one more line, the offender cannot be permitted to choose, the offender cannot be permitted to choose whether he will suffer in person, whether he will suffer in person or by his property, or by his property. तो उसके पास चॉइस नहीं हो रही होती है कि वो ऑप्शन ले ले कि नहीं भैया मेरी प्रॉपर्टी से कर लो अपना, ऐसा नहीं होता भाई। अगर उसको डिफॉल्ट सेंटेंस हो भी याद, देखो वो खुद से फाइन पे कर दे, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद से फाइन पे नहीं करता, डिफॉल्ट सेंटेंस में कह रहा है कि भैया मैं तो डिफॉल्ट सेंटेंस में जाऊंगा, छोड़ो जाने तो फाइन का क्या करोगे, कोर्ट उसके बावजूद भी उस व्यक्ति से फाइन वसूल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, ठीक, दैट इज द पॉइंट। सफर इन हिज पर्सन और बाय हिज प्रॉपर्टी, सफर इन हिज पर्सन और बाय हिज प्रॉपर्टी, ठीक, दैट इज इट। नहीं, उसकी खुद की प्रॉपर्टी आएगी रोहित,
लेकिन 6 इयर्स के बियॉन्ड वो चीज ऊपर नीचे होती है। 6 ईयर के अंदर का अगर सेंटेंस है 2 साल की पनिशमेंट है 3 साल की पनिशमेंट है तो टोटल टाइम 6 इयर्स ही होता है। ठीक, चल कर दिया मैंने सारे आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 71। अब देखिए ओके, खुद की ना हो तो विक्टिम को कैसे मिले? जनरली फॉर उस केसेस में इससे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो है उससे कोशिश की जाती है। ठीक, फैमिली प्रॉपर्टी है तो उसके शेयर को बिकवाया जा सकता है, दैट इज इट। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आगे लिख ले, लिखना है, पढ़ना है सेक्शन नंबर 71। ना सेक्शन नंबर 71 को पहले तो ओपन माइंड से पढ़ना, क्योंकि सेक्शन नंबर 71 बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। इट्स लैंग्वेज इज कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आप लैंग्वेज में कंफ्यूज होने जाओगे तो फंस जाओगे। इसीलिए सेक्शन नंबर 71 को आप 3 पार्ट्स में पढ़ें। ठीक, जस्ट रीड सेक्शन नंबर 71 इन 3 पार्ट्स। ओके, चलिए। हाँ, इलस्ट्रेशन से इजी है, इलस्ट्रेशन से समझ में आता है, बट सेक्शन नंबर 71 को 3 पार्ट्स में पढ़ो। देयर इज पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं अपन, उसके बाद आएगा आपका पार्ट बी, उसके बाद आएगा आपका पार्ट सी। अच्छा, ध्यान रखना पार्ट बी और पार्ट सी का सेम कंक्लूजन, पार्ट बी एंड पार्ट सी हैव सेम कंक्लूजन, बस ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब देखिए मैं आपको इलस्ट्रेशन लिखा दूंगा ए बी और सी के लिए, या एग्जांपल लिखा दूंगा, आप एग्जांपल से उस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपको क्लैरिटी रहेगी, वरना ए बी सी की लैंग्वेज में अगर फंसने जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखिए सेक्शन 71 की लैंग्वेज क्या है। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अब देखिए एक बात बताओ, अगर आप किसी व्यक्ति का मान लो कि एक हाथ तोड़ दो, किसी व्यक्ति का एक हाथ तोड़ दो, उस व्यक्ति की एक उंगली भी तोड़ दो, ठीक है, उस व्यक्ति की नाक भी फोड़ दो, ठीक, नाक फोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, उंगली तोड़ दी, यू आर लायबल फॉर 3 ग्रीवस हर्ट और 1 ग्रीवस हर्ट। 3 ग्रीवस हर्ट है कि 1 ग्रीवस हर्ट? Got the point? You got the point? This is A. This is A. ठीक, अच्छा ये क्लियर है? यस, थम्स अप दे दो, ये पॉइंट क्लियर है? दिस इज ए। आप किसी को 50 लाठी मारो तो भी हर्ट है, आप किसी को 1 लाठी मारो तो भी हर्ट है। क्लैरिटी नंबर 1, क्लैरिटी नंबर 2, व्हाट इज द डेफिनेशन और रादर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राइट? राइट होते हैं, बलवा कहते हैं इसको, दंगा नहीं कहते। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लॉ बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? 146 में तो इसकी वो है, डेफिनेशन है। यस, अनलॉफुल असेंबली, इसका फॉर्मूला है अनलॉफुल असेंबली, एग्जैक्टली रति, अनलॉफुल असेंबली प्लस करेक्ट, करेक्ट प्लस वायलेंस। अनलॉफुल असेंबली इज इक्वल्स टू प्लस वायलेंस। अनलॉफुल असेंबली 5 से अधिक लोगों की अगर एक अनलॉफुल असेंबली है वो वायलेंट हो जाए, वायलेंस का इस्तेमाल करे तो हम उसको कहेंगे राइट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आता है आपका राइट अंडर सेक्शन नंबर 146, पनिशेबल अंडर सेक्शन 147। 146 में राइट डिफाइंड है, 147 में उसकी पनिशमेंट है, सिंपल सी, मतलब सिर्फ है, इसमें कुछ कोई फैक्ट नहीं है कोई नया। आप मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति, अच्छा इसके पहले अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने की भी पनिशमेंट दी जाती है, किसी को पता है कौन से सेक्शन में? इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली यू आर पनिश्ड फॉर दैट। 143 यस, 143 में आपको पनिशमेंट मिलती है अगर आप एक अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा हो, आपने कुछ किया नहीं है, आप सिर्फ हिस्सा हो। ठीक, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक ही एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन है, ठीक, एक साथ एक ही समय पे क्या वो 143 और 147 दोनों जगह फॉल नहीं करेगा? अगर मान लो वो राइट का हिस्सा है तो वो 143 में भी आ रहा है, 147 में भी आ रहा है, करेगा कि नहीं करेगा? एक बात बताओ, अनलॉफुल असेंबली है, वायलेंट हो गई तो सारे मेंबर 143 में लायबल होते, वायलेंट भी हो गए तो 147 में भी लायबल हो गए। यस, समझ में आया? मतलब एक ही व्यक्ति एक ही एक्ट के द्वारा दो अलग अलग ऑफेंसेस में लायबल बनाया जा सकता है। ठीक, तो ऐसे में कॉमन सेंस लगा के बताओ, 143 से ज्यादा तो 147 की पनिशमेंट है। यस, तुम जज हो, ठीक, तुम किस में चार्ज करोगे? वेयर विल यू चार्ज दैट पर्सन? चार्ज कहां लगाओगे? आरोप कहां लगाओगे? कहां के लिए लायबल करोगे? यस, क्यों? 147 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। व्हाई 147? यस, रोहित शाबाश। ग्रेव कौन सा है? आप देखोगे ना कि ग्रेव ऑफेंस कौन सा है, सीवियर कौन सा है? यस, ये सीवियर। हाई पनिशमेंट किधर है? ये सीवियर। ठीक, बी ने बोल दिया कि भैया 143 भी आ रहा है, 147 भी आ रहा है, क्या करें? 147 लगा, एक ही एक्ट है, दो जगह फॉल कर रहा है। ठीक, यस, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, मान लो कि इसी के साथ साथ अगर आर्म्स एक्ट भी लग रहा होता कि बंदूक भी थी, असला था, ठीक, वेपन वगैरह थे, आर्म्स थे, मतलब प्रॉपर आर्म्स थे, तो ऐसे में क्या आप आर्म्स एक्ट का सेक्शन नहीं लगाओगे? विल यू नॉट अप्लाई आर्म्स एक्ट? दोनों एक्ट अलग अलग है। यस, आर्म्स एक्ट तो लगाओगे भाई। अब मिर्जापुर से कोई व्यक्ति कट्टा खरीद के लाया है, किससे? कालीन भैया से, तो कट्टा खरीदना अलग चीज है और ये एक्ट अलग चीज है, तो इसकी भी लायबिलिटी लगेगी, इसकी भी लायबिलिटी लगेगी। ये तो एक पॉइंट है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, इसका यूज नहीं, इसका भी यूज आया नहीं, ठीक, नो यूज फॉर दिस, बट ये कॉन्टेक्स्ट। दिस इज योर सेक्शन नंबर क्लॉज बी, पार्ट बी ऑफ सेक्शन 71। अच्छा, सोनाली बोल रही है सर मैं मिर्जापुर। अरे सोनाली, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, कभी ऐसे किसी बात का बुरा लगे, कभी ऐसा आपको लगे कि ऐसे मेरी बात से आपको दुख पहुंचा हो, तकलीफ पहुंचा, तो ऐसे मुझे कभी भी ऐसे फोन पे कि हाँ सुनो, आज से तुम्हारा नाम बदल करके टॉमी रख दिया है, ऐसा मत करना। दिल से मैं डरता हूँ, ऐसे मैं बहुत हीरो बनता हूँ, मन से मैं फट्टू हूँ। सोनाली, छोटे भाई समझिए, पोस्टेड हूँ सर, बस जाती हूँ प्रयागराज से, ऐसी वाली पोस्टिंग। ठीक है, चलो
कोई एक व्यक्ति है या मान लो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, वो रॉबरी कमिट कर रहे हैं, ठीक है, रॉबरी कमिट कर रहे हैं। रॉबरी कहां पनिशेबल है? वेयर इज रॉबरी पनिशेबल? एनीवन? बैरक खोल लो, बैरक खोल के बता दो रॉबरी की पनिशमेंट कहां पे है? रॉबरी बोल रहा हूं, सॉरी, 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो डिकॉइटी हो जाएगा, ठीक है, नॉट रॉबरी, सॉरी डिकॉइटी, वी आर टॉकिंग अबाउट डिकॉइटी। हालांकि डिकॉइटी बोलो रॉबरी बोलो, सिर्फ लोगों का फर्क है। डिकॉइटी 395, यस करेक्ट। अच्छा, अभी इन्हीं में से किसी ने मान लो कि मर्डर भी कर दिया, उसके बाद तो मर्डर भी हो गया। मर्डर कहां पनिशेबल है? ना 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 ना, मर्डर कहां पनिशेबल है? 396 तो एकदम तेज चल लिया, 302 में पनिशेबल है। लेकिन अगर ये दोनों साथ में हो रहे हो तो कहां पनिशेबल है? अगर दोनों साथ में डिकॉइटी में मर्डर किया, 396, करेक्ट करेक्ट, डिकॉइटी विद मर्डर, यस। आप किसका चार्ज लगाओगे? आप किसका चार्ज लगाओगे? 395 का लगाओगे, 302 का लगाओगे, 396 का लगाओगे? मर्डर के बाद डिकॉइटी, पहले डिकॉइटी, दौरान डिकॉइटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। समीक्षा, ये भी शायद समीक्षा या किसी ने बच्चे ने डाउट पूछा, मैं नाम नहीं पढ़ रहा है। मर्डर के पहले आप डिकॉइटी के पहले मर्डर कर लो, डिकॉइटी के दौरान मर्डर कर लो, डिकॉइटी के बाद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सिर्फ इसका चार्ज लगाओगे। दिस इज योर पार्ट सी ऑफ सेक्शन नंबर 71। दिस इज योर पार्ट सी ऑफ सेक्शन नंबर 71। क्लियर हुआ? सेक्शन नंबर 71 समझ में आया? कंक्लूजन सेम है, बी और सी का कंक्लूजन सेम है। यहाँ 147 लगा दोगे, यहाँ 396 लगा दोगे, जो भी बिगर ऑफेंस है, जितनी आपकी औकात है आप उतना लगा दोगे, ठीक, यस, तो आप जाओगे, उसमें जाओगे, फेयर एनफ। यहाँ क्या है, मल्टीपल ऑफेंसेस है, लेकिन मल्टीपल छोटे 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 ऑफेंसेस मिलकर एक ही ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप किसी को एक थपड़ा मारो चाहे 4 थपड़ा मारो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे हो? आप किसी को एक चांटा मारो चाहे 4 चांटे मारो, ठीक। अब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी आई वुड से ग्रेव एग्जांपल, यस, दिस वुड बी अ रियली ग्रेव एग्जांपल, बट जरा इस चीज को समझना, ठीक। पनिशमेंट का इसमें फर्क हो सकता है। अभी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला पूरा मामला चल रहा है, उसके बारे में वेरी श्योर आप लोगों ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, कुछ ना कुछ आपको सोशल मीडिया पे इसके बारे में जानकारी मिली, ठीक है। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को नहीं पता क्या केस हुआ है, एक लड़की है जिन्होंने हॉस्टल में रहते हुए, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हुए, उन्होंने बाकी जो वहां की उनकी हॉस्टल मेट्स रही होंगी, उनकी कुछ वीडियो क्रिएट किया है, व्हिच इज ऑब्वियसली एन ऑब्सीन वीडियो, एंड वो जो ऑब्सीन वीडियो है, ठीक है, वो जो ऑब्सीन वीडियो है उसको वायरल किया गया है उस एक लड़की के द्वारा। अब एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, जितनी भी हॉस्टल मेट्स थी वहां पे 60 अराउंड हॉस्टल मेट्स कहा जा रहा है, देयर वर अराउंड 60 हॉस्टल मेट्स। एक हॉस्टल मेट हो चाहे 60 हॉस्टल मेट्स हो, ठीक है, अरे वी हैव टू लुक एट इट इन द पैरेलल्स ऑफ द फैक्ट्स दैट वी हैव। कोई वीडियो मिले ना मिले, वी डोंट केयर, ठीक, यस। मुझे ये बताओ, चाहे एक लड़की के साथ ऐसा हो चाहे 60 के साथ ऐसा हो, धारा कौन सी लगेगी? ग्रेव का इसलिए काउंट करना है क्योंकि ऑफेंस तो आपने दोनों किया ना, यहाँ पे भी ऑफेंस तो आपने तो दोनों ही कैटेगरी में हो, तो उसको कम करके छोड़ेंगे क्या? दैट इज द पॉइंट मेरे भाई। ओके, 354C, यस, ठीक, ये आपको कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अच्छा, ठीक है, अरे जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट, जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट, तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल होती, ठीक। 354C लोगों को लगता है भाई लागू ये मेन पे ही होता है, ठीक है, मेन पे ही होता है, लेकिन आईटी एक्ट है, कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब वो एक धारा है, वो एक ऑफेंस पे भी लगती, वो 4 वैसे ही ऑफेंस है तो भी लगेगी, दैट्स द पॉइंट। ये सब एक साथ हो रहा है क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन पे चल रहा है, दैट इज द पॉइंट, ठीक, ये चीज है, हां, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सतीश। ओके, चलिए, फेयर एनफ। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, व्हेनेवर वी रीड सेक्शन नंबर 70, ठीक है, 71, व्हेनेवर वी रीड सेक्शन नंबर 71 का क्लॉज 2 हम साथ में पढ़ते हैं, जो कि सेम एकदम पैरामीटर पे चलता है, दैट इज सेक्शन नंबर 220 का क्लॉज 3। ये दोनों सेम है, मतलब सेम लैंग्वेज में चलते हैं। साथ ही साथ 71 का जो क्लॉज 3 है वो 220 के क्लॉज 4 के बराबर है। ये दोनों सीआरपीसी के सेक्शंस हैं, ये दोनों सेक्शंस सीआरपीसी के, ठीक, दैट्स द पॉइंट। हां, मैंने उस चीज को बता दिया, वो कॉन्टेक्स्ट के लिए था, कॉन्टेक्स्ट समझ गया बच्चा, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन लोग एक बार सेक्शन 71 को पूरा रीड करते हैं। अब लैंग्वेज देखते हैं। हाँ, ये चार्ज वाले, एब्सोल्युटली करेक्ट होगी, ये चार्ज वाले। नाउ लेट्स हैव अ रीड ऑफ सेक्शन नंबर 71, इसको पढ़ते हैं। क्या बोलता है भाई? देखिए, नहीं तब अलग हो जाता है आयुषी, तब अलग हो जाता है, ये ट्रांजैक्शन में चल रहा है इसलिए हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, जस्ट राइट दिस डाउन, जस्ट रीड इट आउट। वेयर एनी ऑफेंस व्हिच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ व्हिच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। भाई एक थप्पड़ मारोगे तो भी ऑफेंस है, 4 थप्पड़ मारोगे तो भी ऑफेंस है, ठीक। Any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the offense, ठीक है, the offender shall not be punished with the offense of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided, ठीक है। अब ये जो आखिरी लाइन लोगों को परेशान करती है, उससे उसको समझने से पहले सेक्शन को देख ले। क्लॉज ये बोलता है कि भाई अगर एक ही ऑफेंस है और वो पार्ट्स में है, कि माना हमने उसको एक थप्पड़ मारा, फिर उससे बात की कि क्यों कह रहे तूने ऐसा, फिर दूसरा थप्पड़ मारा, फिर उससे बात की, फिर उसको बोला तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, फिर तीसरा थप्पड़ मारा, फिर उसने बोला कि भैया पर मैंने ऐसा किया ही नहीं, फिर हमने जाते जाते चौथा भी थप्पड़ मार दिया। उसने पूछा अरे भैया ये चौथा थप्पड़ क्या मारा? बोल तो दिया मैंने नहीं किया है, ठीक, किसी और ने किया है। आपने कहा कुछ नहीं
बस मजा आता है। ठीक, दांत तोड़ दिया आपने उसका, कोई बात होती है करने की? ह्यूमन राइट्स, हमारा जोड़ भी हो। हाँ नहीं तो ठीक है। हाँ हाथ की कुछ नहीं भाई, देखो भैया हम है ना एकदम प्रॉपर, हम शगुन और अपशगुन में बहुत भरोसा रखते हैं, और कोई भी ना 3 चीजें साथ में नहीं करते। तो 3 एक कर दिया ना, हमारी मम्मी हमें एक बार में 3 रोटी नहीं देती, देती है तो 4 ही रोटी देती है। ठीक, यस, तो इसलिए 3 मारे थे तो एक यार छोड़ देते तो अच्छा शगुन नहीं माना जाता। हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता, आप मर सकते थे, इसलिए चौथा मान लो। अभी एक ही ट्रांजैक्शन, दिस इज वन सिंगल ट्रांजैक्शन, पार्ट्स में कमिट किया गया है, इसके लिए एक ही सजा मिलेगी, अलग अलग सजा नहीं मिलेगी, या इन तीनों के लिए अलग मिल जाए, चौथे वाले के लिए अलग कढ़ाई में तेल गर्म हो, ऐसा नहीं। ठीक, लेकिन लेकिन अगर मान लो कि अगर सेम व्यक्ति को अगले दिन फिर जाकर के 2 थप्पड़ मारे जाए तो will it be the same offense? Will it be the same offense? No, that's the clarity you need to have. ये अलग अलग हो जाए। आप आधे घंटे बाद फिर आकर के उस व्यक्ति को मार रहे हो, सेम ऑफेंस। एक ही ट्रांजैक्शन में आपने अगर कोई ऑफेंस किया है जो कि पार्ट्स में कमिट हो रहा है, तो वो सारे पार्ट्स मिला के वन कंसोलिडेटेड एक्ट ही माने जाएंगे। ठीक है, यस, हाँ ऐसा तो पिटता ही रहेगा वो बेचारा जीवन भर। ठीक, त्रिशूल ऑफ शिवजी इज 3, ब्रह्मा विष्णु महेश इज अगेन 3, so 3 is good. चेतन चेतन चेतन, प्रसाद ला दे यार, प्रसाद ला दे, प्रसाद ला दे। मैंने क्या एग्जांपल दिया क्लास में, मैंने बोला कि 3 क्या है हमारे यहाँ पे, 3 ऐसे सही नहीं माना जाता है। हाँ कि 3 जैसे ऐसे कलछी से निकाल रहे ना सब्जी, तो 3 बार नहीं निकाली जाती है, तो 2 बार निकाली जाती है, या मम्मी चौथी बार निकाल के दे देती है। अशुभ होता है, होता है। यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति अच्छी बात कर रहे हैं, कोई खराब बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि भैया त्रिशूल में भी तो 3 शूल होते हैं, त्रिदेव भी तो 3 है, तो 3 ऐसे खराब नंबर नहीं। तुम एक काम करो, तुम अभी ट्रेन पकड़ो, वैष्णो देवी जाओ, ठीक है, वहां से प्रसाद, ठीक है, वो जो प्रसाद है वो हमें लाके दो, यहाँ पे हम गौरव को देंगे, चढ़ाएंगे, गौरव को चढ़ाएंगे। ठीक है, चल ठीक। अरे तो फिर बात होती है, मैं वो आके बोल रहा है, बोलता है भाई यार गौरव यार तू भी ठीक। सर अगर हाफ है बाहर मारेंगे तब भी तो लायबिलिटी 330, हाँ वही रहेगी, उतनी रहेगी प्रतीक, दैट डजंट चेंज। ठीक है, नहीं इट वुड नॉट मनीष, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इट विल बी डिफरेंट। ठीक, चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं। वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished. ठीक है, where anything is an offense within 2 or more separate definitions of any law, ऐसा भी हो सकता है कि एक लॉ में, एक लॉ की डेफिनेशन में भी एप्लीकेबल हो रहा है और दूसरे लॉ की डेफिनेशन में भी एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे कि क्रूएल्टी, ठीक है, ग्रीवस हर्ट और डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा हो सकता है। यस, बेस्ट एग्जांपल है। अगर ऐसा होता है तो भी कोर्ट ये देखती है कि जो भी सीवियर ऑफेंस होगा उसके लिए हम इस व्यक्ति को पनिश कर देंगे, दैट्स हाउ इट इज। नेक्स्ट, where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense. अब रॉबरी जो है आप उसको देखो तो रॉबरी अपने आप में ऑफेंस है, 5 या उससे अधिक लोग करें तो वो अपने आप में, डिकॉइटी एक अलग ऑफेंस है, मर्डर अपने आप में एक अलग ऑफेंस है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये तीसरा अलग ऑफेंस है। ठीक, समझ रहे हो, हाउस ब्रेकिंग की एक कैटेगरी अलग होती है, यू नो दिस फैक्ट, डू यू नो दिस, हाउस ब्रेकिंग इज अ डिफरेंट कैटेगरी। ठीक, हाउस ब्रेकिंग इज अ डिफरेंट कैटेगरी, हाउस ब्रेकिंग के साथ आप ट्रेसपास कर दो, ठीक, या हाउस ब्रेकिंग आप करो विद द प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। मान लो किसी व्यक्ति के घर का ताला तोड़ के आप घर के अंदर घुसने का प्रयास करते हो क्योंकि आपको चोरी करनी, तो चोरी की ये तो 379 हुआ, ठीक, लेकिन हाउस ट्रेसपास विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस 452, ये अलग चला जाएगा। ठीक, तो ऐसी केस में कोर्ट ऑफ लॉ कंसीडर करती है कि भैया तो सीवियर नेचर है, उसको हम मान लेते हैं, और चोरी भी क्योंकि हुई है, 380 भी लग गया ड्वेलिंग हाउस का। ठीक, तो यहाँ पे एनी ऑफेंस बोला गया है ना, अलग अलग है, एनी ऑफेंस बोला गया है, किसी ऑफेंस को करने के आशय से आप किसी व्यक्ति के घर का ताला तोड़ के उसके घर के अंदर घुस जाओ, ये एक ऑफेंस हुआ, अंदर घुस के आपने सामान चुरा लिया, ये दूसरा ऑफेंस हो गया, 380 भी लग जाएगा, 452 भी लग जाएगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। क्योंकि अच्छा यहाँ पे अपन ने एक ही सेक्शन क्यों नहीं लगाया, कोई दिमाग लगा के बताओ, यहाँ पे हमने एक ही सेक्शन क्यों नहीं लगाया कि हाउस ब्रेकिंग की विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, व्हाई नॉट वन सेक्शन, व्हाई डिड वी गो विद 380 एज वेल, यहाँ पे हमने 380 भी साथ में लगाया। साथ में 380 क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस वर्ड बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया है, हाँ समझा रहा हूँ दिव्या, ध्यान से समझना, किसी के घर में घुसना विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस ये नहीं बताया, ठीक, और किसी के घर से चोरी करना, ड्वेलिंग हाउस से चोरी करना, ये एक अलग ऑफेंस होता है, तो किसी के घर में घुसोगे तब तो चोरी करोगे, और घर से चोरी कर रहे हो तो ऑफेंस अलग। ठीक, ये पॉइंट है। अब क्लिक किया, दिव्या समझ में आया बेटे, पॉइंट समझ में आया, इसीलिए इसकी धारा का चार्ज अलग लगेगा, इसकी धारा का चार्ज अलग लगेगा। ठीक, लेकिन डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी विद मर्डर जो है 396, डेकॉइटी विद मर्डर, अब ये तो रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, अगर मान लो डेकॉइटी विद एन एक्स्ट्रा ऑफेंस ऐसा लिखा होता, ध्यान से सुनना, अगर 396 की लैंग्वेज होती डेकॉइटी विद एन ऑफेंस और व्यक्ति जाके मर्डर भी
कौन सा ऑफेंस है, इसीलिए आप इसको दो अलग अलग सेपरेट ऑफेंस के चार्ज लगा दें। डिकॉइटी विद मर्डर की जगह अगर डिकॉइटी विद ऑफेंस विद सम एक्स्ट्रा ऑफेंस अमाउंट ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी होता, ठीक, ये सेक्शन अलग लगता, और जो भी ऑफेंस दूसरा हुआ होता, चाहे ग्रीवस हर्ट होता, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता, रिस्ट्रेंट होता, चाहे 302 होता, 307 होता, कुछ भी होता, तब वो साथ में लगता। लेकिन डिकॉइटी विद मर्डर अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस क्रिएट कर देगा, अपना ही ऑफेंस बना देता है, तो इसलिए इसका चार्ज अलग है। किसकी लगाओगे? एक सीधी 396, ठीक, ये पॉइंट है। सो द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी सिंपल, द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी सिंपल कि जब आप सेक्शन नंबर 71 को पढ़ते हैं तो पहले में पार्ट्स में कोई ऑफेंस हुआ है, सारे पार्ट्स के लिए एक ही सजा दी जाएगी। दूसरा, एक ऑफेंस किया गया है जो कि दो अलग अलग डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है, तो जो भी सीवियर पनिशमेंट दे रहा है और आपके ज्यूरिसडिक्शन में है, आप उस पर ट्रायल चला के जजमेंट हो। एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि एक ऐसा एक्ट हुआ है जो कि कुछ पार्ट्स में है, जिसका एक पार्ट अपने आप में ऑफेंस है, दूसरा पार्ट अपने आप में ऑफेंस है, और दोनों को क्लब किया तो तीसरा ऑफेंस बन गया, जैसे कि ये, ठीक। आयुषी इसीलिए समझा रहा हूं मैं, आराम से समझा। तीसरा ऑफेंस बन गया डिकॉइटी विद मर्डर, तो यहां क्या करोगे? यहां पे भी जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन है और जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको जोड़ करके आप पनिशमेंट दे दो। आयुषी, अब समझ में आया बच्चे? तीनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कट आराम से समझा, ठीक। यस, हरदीप ने क्या लिखा? जो कंबाइंड मेंशन नहीं वो अलग अलग, हाँ, अगर कंबाइंड में मेंशन नहीं है तो अलग अलग लगा दो, सिंपल पॉइंट, दैट इज इट, ठीक। चलो, क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। तो बेरा की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है कविता, इसलिए तो बोल रहा हूं बेरा की लैंग्वेज पे एकदम ऐसे फोकस करने की जरूरत नहीं है, टेक सम टाइम, आराम से चाहो तो इसको रीड कर लेना। बेरा की लैंग्वेज पे मत जाओ, क्योंकि बेरा की लैंग्वेज पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तो मैंने ये लिखवा दिया ना, इसलिए मैंने आपको डिक्टेट कर दिया ताकि आप इस चीज को लिख लो, ठीक। अच्छा, अब इसके इलस्ट्रेशंस भी देख लो, लोगों को इलस्ट्रेशन भी रहता है। पहले तो कंक्लूजन देख लें, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट व्हिच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर वन ऑफ सच ऑफेंसेस। सिंपल भाई, ये देखा जाएगा कि दोनों में से बड़ी सजा किसकी है, और ये देखा जाएगा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी, आप उसका चार्ज लगा के ट्रायल कर दो, दैट्स सिंपल, दैट्स सिंपल रूल। अब इलस्ट्रेशन को समझते हैं। A gives Z 50 strokes with a stick, एक लाठी से उसने मारा। Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years. अगर हर blow के लिए 1 साल की सजा मिलती तो 50 बार लाठी मारने के लिए 50 साल की सजा, one for each blow, but he is liable only to one punishment for the whole beating. Illustration किसके लिए? Clause या part A के लिए। दूसरा, but if while A is beating Z, Y interferes and A intentionally strikes Y. Here, as the blow given to Y is no part of the act, whereby A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. अब एक्ट एक ही चल रहा है, वो मार रहा है, ठीक, उसी में किसी ने इंटरफेयर कर दिया तो 2 थप्पड़ उसमें भी पड़ गए। पहले इसको लाठी से मार रहे हैं, इसको 2 थप्पड़ भी पड़ गए। एक्ट एक ही है, आपने लोगों को मारा, पीटा, अब एक को ग्रीवस हर्ट हुई है, दूसरे को हर्ट हुई, दैट्स इट, बस यही पॉइंट। अब अगर एक को ग्रीवस हर्ट हुई है तो उसको सीधे सीधे ग्रीवस हर्ट की लायबिलिटी, दूसरे में आपने किसी को हर्ट कॉज किया उसकी हर्ट की लायबिलिटी, या आपको ग्रीवस हर्ट से अगर आपने उसको ग्रीवस हर्ट कॉज किया तो ग्रीवस हर्ट की लायबिलिटी, दैट्स इट, ठीक। हां, तो वही तो बोल रहा हूं, रेशो अलग अलग है तो अलग अलग लायबिलिटी, दैट्स द पॉइंट सर। बट एक सेकंड सर, ये सेक्शन चार्ज फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग दोनों के लिए सर। बट अभी आपने बताया एंड जिसकी ज्यादा पनिशमेंट होगी उससे पनिश करके, फिर बेराक में क्यों लिखा है गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा? गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, वो गुरुतर दंड अगर उस न्यायालय की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बियॉन्ड है, मोर सीवियर पनिशमेंट देन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट के पास ही डिकॉइटी विद मर्डर चलाने का अधिकार नहीं है तो कैसे देगा भैया डिकॉइटी विद मर्डर की पनिशमेंट? ये पॉइंट है, मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन। तो 2 रूल्स लगेंगे, पहला रूल लगेगा कि कोर्ट की कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, और दूसरा रूल लगेगा कि इन दोनों में से सीवियर पनिशमेंट कौन सी। तो कोर्ट की अगर ज्यूरिसडिक्शन मैक्सिमम है और यहाँ पे दोनों में से सीवियर पनिशमेंट भी लगती है तो आप सीवियर पनिशमेंट दे दो, ठीक, बस यही पॉइंट, दैट इज ऑल। अदरवाइज मामला कमिटल करना पड़ेगा, बढ़ा दोगे, ठीक, ये पॉइंट है। ग्रेवेस्ट पनिशमेंट ही दी जाती है हर दिन, बस ये देखा जाता है कि कोर्ट के पास जो भी न्यायालय है, जो भी मजिस्ट्रेट है, उसके पास उतना ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, दैट इज इट, ठीक, फेयर इनफ, यही पॉइंट है। और मान लो कि मामला उसके द्वारा ही ट्राइबल है, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी एक मजिस्ट्रेट के द्वारा मामला ट्राइबल है, ठीक, अब मजिस्ट्रेट के द्वारा मामला ट्राइबल है लेकिन 2 अलग अलग ऑफेंसेस बन रहे हैं, ए और बी, दोनों को जोड़ के एक और तीसरा ऑफेंस बन रहा है सी, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा वो दोनों ट्राइबल तो हैं, ये तीसरा वाला ट्राइबल नहीं है, एग्जैजरेटेड वाला मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, तो मजिस्ट्रेट इसके लिए और इसके लिए चार्ज लगा के ट्रायल चला दे, ये भी कर सकता है, पॉसिबल, इसके लिए ना चलाए तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। या फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भैया यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो सीवियर होनी चाहिए, इसके हिसाब से होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि भाई मैं ये 325 में सीजीएम को दे रहा हूँ, अब सीजीएम इसको आगे सेशन कोर्ट को बढ़ा दे, दैट इज इट, ठीक। हाँ, ये पॉइंट चलता है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी विल बी कंसीडर्ड बिफोर, ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसी तो कंसीडर करोगे, ये पॉइंट है। चलो लिख लें सेक्शन नंबर 71 के बारे में, जस्ट राइट दिस डाउन, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको लिख लेने, लिख लीजिए। आपने ये एग्जांपल लिख लिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये लिख लिया आप लोगों ने, ऐसे ही याद रहेगा, क्योंकि अदरवाइज याद नहीं रख पाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको सेक्शन 71 पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 71 की लैंग्वेज लिखनी है, और ये आप एग्जांपल्स भी अगर डाल देंगे, फॉर एग्जांपल करके ये भी डाल देंगे, आपका आंसर इज कंप्लीट। तो लिख ले, अभी लिख ले। और एक लाइन है सेक्शन 71 के बारे में, जस्ट राइट दैट डाउन। नंबर 1,
The rule provided under section 71, the rule provided under section 71, एक ही लाइन है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं. The rule provided under section 71 is not a rule of procedural law. Is not a rule of procedural law or evidence law. The rule provided under section 71 is not a rule of procedural law or evidence law, but a rule of substantive law, regulating the measures of punishment, regulating the measures of punishment, and it does not therefore affect the question of conviction, and it does not therefore affects the question of conviction, which basically relates with the rule of procedure, which basically relates with the rule of procedure, which basically relates with the rule of procedure. एक बार स्टार बना के छोटा सा पॉइंट साथ में लिख लें, which basically deals with the rule of procedure. एक लास्ट छोटा सा पॉइंट लिख लें. Section 71 of IPC is to be read with section 220 of CRPC. Is to be read with section 220 of CRPC. Next are, it must also be read with section 31 of CRPC. It must also be read with section 31 of CRPC in order to ascertain as to what is the maximum sentence, a magistrate can pass. Full stop. The discretion of the magistrate, बस एक last line है ये. The discretion of the magistrate to render the multiple sentences, the discretion of the magistrate to render the multiple sentences to run either concurrently or consecutively is not affected by section 71. Is not affected by section 71. मतलब concurrently जाएगा या consecutively जाएगा, ये 31 के बेसिस पे डिसाइड होता है, 71 के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता. ठीक, that is it. अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं टुवर्ड सेक्शन नंबर 72. देख लीजिए. Punishment of person guilty of one of several offences and judgment stating that it is doubtful of which. चलिए, अब देखें जरा. मान लीजिए सेक्शन 72 जो है ये अपने आप में कोई बहुत 30 मार खान सेक्शन नहीं है. लोग इसमें कभी-कभी हल्का फुल्का कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भाई 72 कहना क्या चाह रहा है. मान लो कि आपके सामने खुद कॉमन सेंस लगा के बता, आपके सामने एक ऐसा मामला आया है जहां पे किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की डेथ कॉज करी. ठीक, नाउ आप फैक्ट्स को देख रहे हो, एविडेंसेस को देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये मामला कल्पेबल होमिसाइड का तो बनता है क्योंकि डेथ तो कॉज करी है, ये तो फैक्ट है, तथ्य है. मर्डर का बनता है कि नहीं बनता, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, डाउटफुल है. मतलब दिस पर्सन हैज डन समथिंग, दिस इज फॉर श्योर, लेकिन whether this person should be liable for culpable homicide or this person should be liable for murder, we are not sure about that, we are doubtful. आप इसको किसके लिए पनिश करोगे? Not amounting to murder, just murder. Culpable homicide amounting to murder बोलते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. That's the point. That is the whole sole point. शंका समझ में आ गया? This is section number 72. यही है. This is section number 72. आगे समझ में? 221 CRPC, हाँ, कह सकते हैं. फिर से रिपीट कर देता हूँ. अगर आप किसी भी मामले का ट्रायल चलाएं, आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस तो किया है, यू आर सर्टेन दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस, बट यू आर डाउटफुल कि व्हिच ऑफेंस हैज दैट पर्सन कमिटेड. यार ये तो है, मतलब श्योर है कि ये तो है, बट क्या ये है या नहीं है, इस पे सर्टेनिटी बन नहीं पाती. ठीक, हाँ, तो आप उसको पनिश किसके लिए करोगे? साधना,
आप उसको किस चीज के लिए पनिश करोगे? अनुपम, आप उसको ग्रेव ऑफेंस के लिए पनिश करोगे या आप उसको छोटे ऑफेंस के लिए पनिश करोगे? आप हमेशा उसे लोअर पनिशमेंट वाले ऑफेंस से पनिश करो, ये रूल है, ठीक है? जिसकी भी लोअर, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, जिसकी भी लोअर पनिशमेंट होगी आप उससे पनिश करोगे, क्योंकि भाई अगर आप कंफ्यूज हो तो आपके कंफ्यूजन का खामियाजा उस व्यक्ति को नहीं भुगतना चाहिए, ठीक? आप कंफ्यूज हो, आपकी दिक्कत है। अभी तक तो ग्रेव चल रहा था ना? हाँ, अभी तक ग्रेव चल रहा था क्योंकि वहां पे आप दोनों जगहों पे आ रहे थे, आप थोड़ा सा लेसर में भी आ रहे थे और आप मोर में भी आ रहे थे, तब आपको मोर में भेज दिया जा रहा था जे। यहाँ डाउटफुल है, यहाँ पे इट इज डाउटफुल कि मोर में आएंगे, हाँ वहां श्योरिटी थी, यहाँ श्योरिटी थी, तो यहाँ पे हमेशा कम पनिशमेंट, ठीक है? सुने ना? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ये 72 है, 72 को एक बार आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस 71 72 ये साथ में चलते हैं, इनको साथ में यूज किया जाता है, दैट इज इट, जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, इसमें स्पेसिफिकली नोट मेकिंग भी नहीं, ठीक? कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको बता दिया, जहां जहां पे कॉन्सेप्ट है मैं आई, इज इट ओके इफ आई डोंट रीड ऑल द सेक्शंस, क्योंकि हर सेक्शन मेरे द्वारा रीड करना जरूरी नहीं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसका अपन एकदम 4 दिन अपन एक ही सेक्शन चलाएंगे 302, ठीक? लेकिन कुछ जगह पे आप सेक्शन को रीड करके आगे बढ़ सकते हो आराम से, उतना उसका सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चल फिर आ जाते हैं भाई अगली लड़ाई पे, दिस इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, ठीक है, अपने आप में वो बहुत सीवियर एक पनिशमेंट मानी जाती है, ठीक है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को अगर आप सिंपल भाषा में डिपिक्ट करना चाहें कि होती क्या है, तो इट इज कन्फाइनमेंट इन कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट इन कन्फाइनमेंट, हाँ रेगुलर वाला हिसाब है इसका, कन्फाइनमेंट इन कन्फाइनमेंट, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो कि आप बाहर दोस्तों से मिलने जा रहे हो, सिर्फ हाँ ना में जवाब देना, ज्यादा टाइम नहीं, आप अपने दोस्तों से बाहर मिलने जाते हो, ठीक? विल यू बी हैप्पी? विल यू बी हैप्पी? आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, यस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे सवाल है, यस यू विल बी हैप्पी, ठीक? बाहर घूम पा रहे हो, मिल पा रहे हो, ठीक? घर आ गए, घर पे ही हो, चलो आपके दोस्त आपके घर पे आए, आप उनसे मिल पा रहे हो, ठीक है, यू विल स्टिल बी हैप्पी समवॉट, अभी भी आप खुश हो गए, चलो ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बट स्टिल चलता है, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है? अच्छा, अब आपको कम हैप्पी बट हैप्पी, अब आपको एक कमरे में रख दिया गया, आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, नाउ यू विल बी सैड, यू स्टार्ट गेटिंग सैड, ठीक? आप कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है? बस यही है, यही पूरा हिसाब किताब, ये आप जेल से बाहर, ये आप जेल में हो और ये आप जेल में भी जेल में, ठीक? समझ में आया? हाँ, कोविड टाइम पे आप रह रहे थे, दैट इज इट, वो सॉलिटरी नहीं था, बस वो सॉलिटरी नहीं था, वो सॉलिटरी कब हो जाता कि भैया आप घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन आप अपने घर के बाथरूम में बंद कर दिए जाओगे, ओए ओए ओए, जो तो तुम लोगों ने अभी अभी इमेजिन किया ना, जो तुम्हें अपने बाथरूम का भी अभी अभी दिख रहा होगा ना, तुम्हें चारों दीवारें दिख रही हैं, तुम्हें अपनी बाल्टी का कलर नजर आ रहा होगा, तुम्हें ये दिख रहा होगा कि भैया मग्गा कौन से कलर का है, तुम्हें दिख रहा होगा कि टाइल्स कौन से लगे हुए हैं, जो तुम्हें अभी दिख रहा है, ठीक? अगर वैसा कर दिया जाए तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है? सोनाली कह रही कि नहीं दिखी सर, मैं मानता हूं, अगर सोनाली बोल रही है तो उसको नहीं दिखा है, तुम बाकी लोगों को दिख रहा होगा, सोनाली बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हो सकता है, सबको नहीं दिखता है लक्ष्मण, ओके, ठीक है? रिस्क तो मैं लूंगा ही, मिर्जापुर से जो लोग कनेक्टेड होते हैं इंक्लूडिंग माय ससुर जी, रेस्पेक्ट, बहुत रेस्पेक्ट है उनके लिए दिल में, ठीक? चल, सो दैट्स द पॉइंट, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है? चल अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या बोलता है? whenever any person is convicted of an offense whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, ये प्री का सवाल बनता है, this is a question of preliminary examination, कि solitary confinement क्या rigorous imprisonment में दिया जा सकता है? तो the answer is yes. क्या solitary confinement simple imprisonment में दिया जा सकता है, जिस व्यक्ति को सिर्फ simple imprisonment हुई है, क्या उसको solitary confinement हो सकता है? Absolutely not, yes, ठीक? Remember this, that is the rule, okay? So rigorous में ही solitary confinement possible है. So the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement, कोर्ट का ही ऑर्डर होता है, जनरली इसके मिसयूज में जो जनरली जेल अथॉरिटीज होती है ना, वो अपने आप ही अपना ही डिसीजन लेके खुद ही किसी व्यक्ति को काल कोठरी में डाल देते हैं, दैट इज इलीगल। सुनील बत्रा जो केस था उसमें ये चीज बोली गई थी कि भैया तुम अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को उठा करके काल कोठरी में सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं कर सकते, ठीक? बट हाउ सर, कोई काम तो कराया नहीं जाता कोठरी में, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, बहुत इनोसेंट है देव्या, देव्या, देव्या। मेरे बच्चे, आपको खाली कमरे में अंधेरे में बिठा दिया गया, ये आप बैठे हो, ठीक है, खाली कमरे में, आपसे, ठीक है, आपसे कोई और काम करने को नहीं बोला जाए, ठीक है? आपसे कहा कि बेटा ये खाली कमरा है, लाइट वाइट बंद है, संजू है, बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारी मूवीज है, लाइट वाइट बंद है, बढ़िया मस्त एकदम है, नाले की बदबू, दिन में 2 टाइम खाना, और जितने टाइम खाना आएगा सिर्फ उतने टाइम दिखेगी रोशनी, ठीक? अब आपने काम भी करना है इसमें, दिव्या से बुरा नहीं मानना, ठीक है?
लाइटली लेना है। उसके बाद आपने काम भी सर काम भी हो जाता तो थोड़ा ऐसे मन लगा रहता सर कि एकदम मुझे एक नॉवेल अगर लिखने को मिल जाती तो मजा ही आता। ओह मैं भी कुछ ऐसे जेके राउलिंग वॉलिंग बन जाता, क्या तगड़ा मजा रहता। ठीक चलो, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि रिग्रेस का ही एक तरीका, एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये मेंटली व्यक्ति को बहुत ट्रबल कर सकता है, परेशान कर सकता है। ठीक, सो देखिए, शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कंफाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू व्हिच ही इज सेंटेंस्ड नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल। 3 महीने से ज्यादा कभी भी किसी व्यक्ति को, टोटल 3 महीने से ज्यादा कभी भी सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। बाकी यूपीएससी ने टू बी जज वन हैज टू बी सॉलिटरी स्टडी, एग्जैक्टली करेक्ट गौरव। ठीक, ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, 3 months in a whole according to the following scale, that is to say, scale क्या है? A time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months। तो अगर आपका imprisonment जो है वो 6 महीने या उससे कम है तो आपका मैक्सिमम सॉलिटरी कंफाइनमेंट कितना हो सकता है? 1 महीना। ठीक, अगर आपका जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, अगर आपका सॉरी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो है वो 6 मंथ से ज्यादा है बट 1 साल से कम है। ठीक, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year। तो 6 महीने से तो ज्यादा, यानी 6 महीना 1 दिन से लेकर 1 साल तक की वो पनिशमेंट है, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं है, तो 2 महीना आपको हो सकता है सॉलिटरी कंफाइनमेंट मैक्सिमम। तीसरा, अगर 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 year अगर आपका इंप्रिजनमेंट है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, तो भी 3 months से ज्यादा का आपका सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं हो सकता। तो इन टोटल मैक्सिमम आपका सॉलिटरी कंफाइनमेंट कभी भी किसी भी स्थिति में 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर आपकी सजा 6 महीने या उससे कम है तो 1 month, 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम है तो 2 months, 1 साल से ज्यादा है तो 3 months। ठीक है, हाँ, ये है जनरल रूल अंडर सेक्शन नंबर 73। ये समझ में आ गया, ये जनरल रूल। ठीक, गुरलीन अपन उसी पे आ गए, ये समझ में आ गया। जिसको ये समझ में आ गया, अब इसको ध्यान में रखते हुए आप, हाँ यस, 7 days एंड 14 days वाला वो पॉइंट आता है 74। इसको ध्यान में आप रखते हुए समझना क्या है। 74 को देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इन एक्जीक्यूटिंग लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट, इन एक्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट, जैसा 73 में दिया हुआ है, सच कंफाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। ये जो हो रहा है ना आपका, इसको एग्जीक्यूट करते वक्त कभी भी 14 days एट अ टाइम, एक बार में 14 days से ज्यादा, 14 days से ज्यादा एक बार में आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं हो सकती। मतलब 8 दिन की हो सकती है, 9 दिन की हो सकती है, 12 दिन की एक बार में हो सकती है, 13 दिन हो सकती है, 14 दिन हो सकती है, लेकिन 15 दिन की एक बार में सॉलिटरी कंफाइनमेंट कभी भी नहीं हो सकती। ठीक, कविता, ये उन केसेस में होता है जब कोई भी क्रिमिनल बहुत नोटोरियस हो जाता है, जब कोई भी क्रिमिनल ऑलरेडी कंफाइनमेंट में रहते हुए मान लीजिए अगर दादागिरी करता है या किसी और दूसरे अपने से, हम कह सकते हैं कि प्रिजनर को किसी प्रकार की चोट पहुंचाता है या उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाता है या लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, म्यूटिनी क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा उसको पनिशमेंट दिया जाता है। अदरवाइज नॉर्मली लोगों को सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दिया जाता। दैट्स द रूल। So, shall in no case exceed 14 days at a time with interval between the periods of solitary confinement of not less than, ठीक है, not less than duration than such periods। अब ध्यान से समझो। ठीक, अरे अभी आ रहे भैया, 14 days में मैं पहुंचा ही नहीं, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। सर अगर 1 month का सॉलिटरी कंफाइनमेंट मिला है तो वो पार्ट में मिलेगा? यस, पार्ट में ही मिलेगा। तो 6 महीने में आपका है, उस रूल को अभी अपन समझेंगे। ठीक, एक एक करके चलो, आराम से चलो। तो 14 days at a time, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट है 74 के 3 पार्ट्स हैं। पहला बोलता है कि 14 days at a time चलेगा, दूसरा इंटरवल के बारे में बात करता है, और तीसरा जो है वो बात करता है इसी में, इसी कॉन्टेक्स्ट में तीसरा बात करता है कि अगर ऐसा कोई भी इंप्रिजनमेंट हो रहा है जहां पे 6 महीने से ज्यादा का सजा किसी व्यक्ति को दी गई है, तो फिर वहां पे 1 month में 7 days से ज्यादा नहीं होगा। ये चीज है, नॉट एक्सीडिंग, सॉरी 3 months, तो नॉट एक्सीडिंग 7 days एट अ टाइम, 7 days इन 1 month एट अ टाइम, तो 14 days ही। ठीक, ये 3 पार्ट्स है, बट 3 पार्ट्स को समझने से पहले ये समझिए कि 14 days कभी भी कितनी भी बड़ी सजा हो, 14 days से ज्यादा एक बार में सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं हो। दूसरा, अच्छा मान लो कि अब सेकंड पार्ट को अपन स्टडी कर रहे हैं, मान लो कि किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुआ 2 दिन का, फिर वो व्यक्ति निकल आया बाहर आ गया, उसको अगली बार सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजने के लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा? मिनिमम, मिनिमम कितना वेट करना पड़ेगा? नॉट 7 days, नॉट 7 days, 2 days। ठीक, 2 days। अच्छा, किसी व्यक्ति को 4 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुआ, फिर कितने दिन वेट करोगे? 4 दिन, मिनिमम 4 दिन का ब्रेक होगा। किसी व्यक्ति को 10 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुआ, फिर कितने दिन वेट करोगे अगली बार उसको? कितने भी दिन भेजने के लिए, आप 4 दिन भेजो, 1 दिन भेजो, 2 दिन भेजो, कितने भी दिन भेजो, कितने भी दिन भेजो? 7 नहीं, 7 नहीं, 7 days का कहीं पे भी वेटिंग टाइम पीरियड नहीं है। ठीक, 7 days इज नॉट वेटिंग टाइम पीरियड। प्रतिभा, दिमाग में क्लियर रखो, 7 days कभी भी आपका वेटिंग टाइम नहीं। ठीक, यहां पे मतलब क्या है? 7 कहां बोला है बेटा? ठीक, कहां 7 लिखा है दिव्या? वेटिंग टाइम, इतना सिंपल लैंग्वेज है बच्चे, ये देखो, विद इंटरवल बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट। अच्छा दिव्या, फोटो भेज, कहां लिखा है? ठीक,
with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. ठीक, yes, not less than such periods. अब वो जो 7 डे वाला रूल है उसको अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है. 7 डेज में काहे फंस रहे हो? 7 डेज रूल पे अभी अपन आए ही नहीं है. ठीक, दिव्या फोटो भेजो जरा. ये कहां लिखा हुआ है कि 7 दिन का गैप होना चाहिए? Where is it written that there has to be a 7 day gap? कहीं नहीं लिखा. 7 डेज का गैप नहीं बोला है. आप जितने दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट दोगे उसके और अगले सॉलिटरी कंफाइनमेंट के बीच में हमेशा जितना आपने पिछला सॉलिटरी कंफाइनमेंट का दिया है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं. ठीक, उतना आपको गैप देना पड़ेगा. I'll tell you how this works. ठीक, I'll tell you how this works. देखो, मान लो आज क्या तारीख है? 19 तारीख. 19 तारीख से, आज 19 छोड़ो, 20 से ले लेते हैं. 20 को किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजा, 20 की सुबह उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में लिस्ट से डाल दी. 20 से लेकर 26 तारीख की रात तक वो व्यक्ति सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रहा. चलो 26 भी नहीं, थोड़ा इसको मुश्किल बनाते हैं वरना एकदम ही कंफ्यूज हो जाओ. मान लो कि 30 तारीख की रात तक उस व्यक्ति को हमने सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा. एग्जांपल है ये, ध्यान से समझना. ठीक, यस, ध्यान से समझो. वो तब है समीक्षा जब 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट. ठीक, तो मान लो कि किसी व्यक्ति को आपने सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया 10 दिन का, दे दिया. 3 महीने से कम की सजा थी, आपने 10 दिन का एक ही बार में सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे दिया. 1 अक्टूबर शुरू हो जाएगा. यहां से 1 अक्टूबर शुरू हो गया. यस, अब देखो जरा, जब 1 अक्टूबर शुरू होगा तो 1 अक्टूबर के बाद आप उसको अगली बार भले 1 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट आपको देना हो, आप उसको अगली सॉलिटरी कंफाइनमेंट किस डेट के बाद दे पाओ? आफ्टर व्हिच डेट विल यू बी एबल टू गिव दैट पर्सन अ सॉलिटरी कंफाइनमेंट? दैट्स द क्वेश्चन. 10 दिन के बाद दे पाओ. 1 से लेकर 10 तारीख तक आप कुछ नहीं कर सकते. आपको 11th डे से उस व्यक्ति को अगला सॉलिटरी कंफाइनमेंट देना होगा अगर आप उसे देना चाहते हो तो 11 अक्टूबर तब तक आपको वेट करना. मान लो कि यही 20 से 22 तारीख होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 की जगह मान लो ये 22 तारीख होती. ठीक, तो अगला अगर आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट देने का सोचते तो कितने दिन का गैप देते या कब अगला करते? 20 सितंबर से 22 सितंबर. जी, 2 दिन का गैप दिया. 23 24 गैप दिया. अगला सॉलिटरी कंफाइनमेंट कब? 25. अच्छा, मान लो ये 20 से लेकर 25 तारीख तक 6 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट होता. 20 से 25 होता 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25. ठीक, 6 दिन बाद तो 26 का गैप, 27 का गैप, 28 का गैप, 29 का गैप, 30 का गैप, 1 का गैप. 1 2 3 4 5 6. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आप उसको बोलोगे कि चलो भैया आपके आश्रम में पधारने का समय आ गया है. अब रूल क्लियर हुआ. अब दिव्या ने जो फोटो भेजी वो भी देख लें. चलो देखिए. ठीक, एकांत परिरोध की अवधि. ठीक है, तो एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसे परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक ना होगा. साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया तो 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा. इसका मतलब है साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे. यानी कि अगर कालावधि कितनी है? 5 दिन की है तो अगला आपको 5 दिन का गैप रखना पड़ेगा. फिर आप 5 दिन या जितने भी दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट आप अगला 5 दिन के गैप के बाद दे पाओ. नेक्स्ट, अगर 10 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट है तो 10 दिन का गैप होगा, फिर अगला सॉलिटरी कंफाइनमेंट. अगर 7 दिन है तो 7 दिन का गैप होगा, सॉलिटरी कंफाइनमेंट. अगर 14 दिन है, 14 दिन का मिनिमम गैप होगा, फिर अगला सॉलिटरी कंफाइनमेंट. अगर 1 दिन है, मिनिमम 1 दिन का गैप और फिर सॉलिटरी कंफाइनमेंट. दिव्या, ठीक, हिंदी में टफ है, अदरवाइज ये बहुत बहुत बेसिक सा सेक्शन. ठीक, ये रूल है आप लोगों का, इसका ध्यान रखिए. ओके, चलो ये पॉइंट है. ठीक, 14 से ज्यादा होता ही नहीं. ठीक है, मिनिमम 5 डेज, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं ना. हाँ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है. ठीक है, 7 दिन का फैक्टर तीसरा फैक्टर है बेटा. 7 दिन का जो फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर. आप समझो, तीसरा पॉइंट जो आपके सेक्शन नंबर 74 का तीसरा हिस्सा है वो क्या बोलता है? अब मान लो कि अगर किसी व्यक्ति की पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की. ठीक, क्या बोलता है? इट सेज ड्यूरेशन सच पीरियड एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ्स. 3 महीने से ज्यादा की आपको सजा मिली है. ठीक, तो ऐसी अवधि में द सॉलिटरी कंफाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ. ठीक है, इट कैन नॉट एक्सीड 14 डेज एनी गिवन डे. अभी वो भी मैं करके बताऊंगा कि एक साथ 14 डेज भी आप दे सकते हो. इस रूल को फॉलो करते हुए भी एक साथ 14 डेज दे सकते हो. बताऊंगा एक एक करके, चलो मैं. ठीक, भागो मत. डेज इन एनी 1 month of the whole imprisonment awarded with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such periods. ये रूल तो कांस्टेंट है. आप 2 दिन की सजा दो, 6 दिन की सजा दो, 10 दिन की सजा दो. 10 दिन की सजा आप उन मामलों में दे सकते हो जिसमें किसी व्यक्ति की टोटल इंप्रिजनमेंट 3 महीने से कम हो. अगर किसी व्यक्ति की टोटल इंप्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है तो आप उसे 1 महीने में 7 ही दिन की सजा दे सकते हो. यस, वी एग्री ऑन दिस पॉइंट. अगर किसी व्यक्ति की सजा 3 महीने से ज्यादा की है, 4 महीने की सजा, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 4 साल, 5 साल, कितनी भी है, ठीक, तो आप उसे एक बार में सिर्फ 7 दिन के लिए अंदर भेज सकते हो. 7 दिन के लिए आप उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे सकते हो अगर 3 महीने से ज्यादा की टोटल इंप्रिजनमेंट. अच्छा, रूल क्या है? कभी भी एक बार में 14 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड रूल क्या है? रूल क्या है? 1 महीने में 7 डेज इन 1 मंथ.
सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेज सकते हैं, हाँ या ना? मान लो कि उसको 6 महीने की सजा मिले, 3 महीने से ज्यादा सजा, 1 साल की सजा, कहो हाँ या ना? 24 सितंबर से 30 सितंबर सॉलिटरी कंफाइनमेंट भेज सकते हैं? यस। ठीक, बेसिक रूल, यस। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब मान लो कि उस व्यक्ति को एक बार में मैक्सिमम तो 14 भेजा जा सकता है, ठीक, तो क्या उसको 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक भेज दें? कैन वी डू दैट? टोटल कितना हुआ, एक ड्यूरेशन में कितना हुआ है? अरे बेटा 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 बेटा, ये खत्म नहीं हुआ है, 30 सितंबर को खत्म नहीं हुआ है, नो मत लिखो, समझो इसको। आप उसको एक बार में 14 दिन भी देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो? एक बार में 14 दिन भी देना चाहो तो दे सकते हो। हाँ, कैसे दे सकते हो? अगर ये रूल फॉलो करो, ये रूल फॉलो करोगे तो दे सकते हो कि 7 दिन इस महीने काट लिए, 7 दिन इस महीने काट लिए, ऐसे करके दे सकते हो, ठीक। अदरवाइज तो ठीक है, कोई बात कोई बात नहीं, आराम से समझो, नहीं है कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, आराम से समझो, ठीक, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को नहीं है, बट गैप सर गैप का क्या समझ। रूल नंबर 1, हाँ जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, अपना क्लास अपन उसी पे खत्म करेंगे, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। रूल 1, 14 डेज एट मैक्सिमम, ठीक। संतोष, क्लास आई एग्री लंबी हो रही है, लेकिन क्लास में और भी लोग, ठीक, रुक जाओ, चल 2 मिनट लगे। रूल 2, गैप एज ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट, मतलब जितना सॉलिटरी कंफाइनमेंट था उतना गैप। रूल 3, अगर 3 महीने से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट है तो 1 मंथ में, किसी भी एक महीने में 7 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इनमें से कोई भी रूल आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, नो रूल इज कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर, ये इंडिविजुअली स्टैंड करते। अगर रूल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता तो किसी पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया होता। कॉमन सेंस से सोचो, अगर मामला 3 महीने से कम का है तो एक बार में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। जस्ट गिव मी थम्स अप। अगर मान एक एक करके चलो, अगर 2 महीने का मामला है, 2.5 महीने का मामला, 3 ही महीने का मामला है, तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। वी आर ओके विद दैट। मान लो, अच्छा ये सुपर वीनिंग एकदम रूल है कि ये तो कभी इससे ज्यादा तो कभी वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक। अगर मान लो कि सजा 3 महीने से ज्यादा की है, 6 महीने की, 1 साल की, कितनी भी, डजंट मैटर, ठीक। आप हर महीने उसको सिर्फ 7 दिन ही जेल में सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते, ठीक, यस। अच्छा, 7 दिन ही रख सकते, टोटल कितना भी होगा, 14 दिन से ज्यादा नहीं। टोटल 14 दिन कैसे कर सकते? मान लो 24 सितंबर को आपने कहा कि भैया तुझे 14 दिन के लिए हम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेज रहे हैं, भेज सकते हो क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक 7 दिन हुए, हमने ये वाला रूल फॉलो किया। डिड वी फॉलो दिस रूल? यस, वी डिड फॉलो दिस, हुआ फॉलो। 14 दिन के लिए भेज रहे हैं उसको, तो यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रहेगा। तो टोटल कितना? 14 डेज। क्या हमने ये वाला रूल फॉलो किया? हाँ हाँ, हमने ये वाला रूल फॉलो किया, ठीक। भाई 14 डेज जो है वो मंथ वाइज थोड़ी चलता है, 14 डेज तो कभी भी कैसा भी हो सकता है, 14 डेज कभी भी हो सकता है, 14 डेज एट अ टाइम, नॉट इन अ मंथ, 14 डेज एट अ टाइम, कभी भी कितना भी हो सकता है, ठीक। 14 डेज एट अ टाइम, मैक्सिमम 14 डेज, यस। 7 दिन सितंबर के, 7 दिन अक्टूबर के। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, अगर यहाँ पे सिर्फ 7 दिन होते, 24 से 30 के लिए ही सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजते, तो अगले सॉलिटरी कंफाइनमेंट में 8 अक्टूबर से भेज पाते। इस पे हम सब एग्री करते हैं, वी एग्री ऑन दिस, वी एग्री ऑन दिस। अगर ये सिर्फ 7 दिन का होता तो अगला उसको 8 अक्टूबर को मिलता, लेकिन ये पूरा अगर 14 दिन का है, ठीक। कॉमन सेंस लगा के बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर ये पूरा पूरा का पूरा ड्यूरेशन 14 दिन का है, ठीक, यानी कि 7 अक्टूबर को ये खत्म हुआ, 14 दिन का गैप हुआ, 21 अक्टूबर। अब 1 सेकंड सोचना, 1 सेकंड सोचना और फिर जवाब देना, सोचना फिर जवाब देना। क्या 22 अक्टूबर को तुम उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेज पाओगे? भेज सकते हो क्या? कैन यू डू इट? नहीं भेज सकते, क्योंकि इस महीने के 7 दिन कंप्लीट हो गए 1 से 7 अक्टूबर को। क्लियर हो गया? समझ में आया? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्लियर हुआ? ओरिजिनल जो ये 3 महीना हो रहा है ना, ओरिजिनल। अब क्लियर हो गया? परफेक्ट, ठीक है। 1 नवंबर को फिर भेज देना, कितना भी होगा, पूरा ये सारा टोटल जोड़ दोगे तो भी 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, अगर पनिशमेंट 1 ईयर से ज्यादा की है तो। ये जज की अथॉरिटी होती है, लेकिन जेल अथॉरिटी इलीगली करती है, ठीक है। चलो, आई होप सब लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एग्जैक्टली। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? नहीं, अक्टूबर में 14 दिन अगर देना चाहते तो उसकी सजा 3 महीने से कम होनी चाहिए। आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आया? चमका भाई भाई अलादीन पढ़े, थोड़ा सा अपनी समझने की स्पीड बढ़ाओ एकदम। आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं कई बार करने का टाइम लग जाएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट फर्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। 64 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। 14 डेज कंटीन्यूअसली कैसे हो सकते हैं हर को मैंने समझाया, ठीक। आप लोग बीच बीच में ना थोड़ा सा बिना एकदम सोचे
थोड़ा सा आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह बिहेव करने लगते हो, उससे थोड़ा सा बचो। यू आर दैट मेच्योर, तो कंफ्यूज मत हो। अगर कंफ्यूज हो पूछ लो, मैं समझा भी दूंगा, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन मत लाओ। ठीक सर, बट क्या सर, अरे तो रूल भी तो दे दिए। ठीक, अलग से ऑर्डर देता है, अलग से ऑर्डर देता है, अगर उसकी जरूरत पड़ती तो अलग से ऑर्डर देता है। ठीक, कोई अरे दिव्या कोई दिक्कत नहीं, उतना मजाक मस्ती चलता है, लेकिन दिमाग पूरा एकदम जगह पे, क्योंकि अगर जगह पे रहेगा तो ही ये सारी चीजें समझ में। और इफ्स वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, इफ्स एंड बट्स पे छोड़ दो। इफ्स एंड बट्स की कोई लिमिट नहीं होती कि सर लेकिन अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, वो तुमसे नहीं पूछा जा रहा है। अननेसेसरली उस पर टाइम मत लगाओ। अगर आप ये पूछो कि सर अगर मान लो कि मेरे सामने मर्डर का मामला आ गया तो मैं इस एविडेंस को रेलेवेंट मानूं कि नहीं मानूं, अबे आने तो दे। डोंट क्रॉस द ब्रिज अनलेस यू आर ऑन द ब्रिज। पुल आने से पहले पुल पार नहीं किया जाता, समस्या आएगी तब अपन उसको सॉल्व करेंगे। अभी से मैं लेके बैठूं कि अरे यार 4 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, मेरा जो भी बच्चा होगा, बच्चा या बच्ची, वो यार स्कूल जाने लायक हो जाएगा, फीस कैसे भरूंगा उसकी, क्या करूं, प्रमोशन करना शुरू कर दूं क्या, सारथी 4.0 होगा, ऐसे ही हो सकता है। कोई सेंस है इस बात का? चलो, आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फटाफट कंटिन्यू करेंगे। लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज का तो समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड ठीक है, वो अपनी किस्मत लाएगा, चिंता मत कीजिए।